Okay, good evening all. EET Unit 3 and 4. EET Unit 3 and 4. EET Unit 3 में तीन टॉपिक है, कॉस्ट रेवेन्यू, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस, cost analysis, revenue analysis, and apart from that, last topic is break-even topic, break-even analysis, break-even. तो हम पहला यूनिट 3 में कॉस्ट एनालिसिस का टॉपिक चालू कर रहे हैं। बेटा कॉस्ट एनालिसिस में पहला आंसर दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, यू ऑल आर 11th स्टैंडर्ड पास, आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से याद है। मैं सिर्फ इतना बोल दूं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या होता है तो सिंपल समझेंगे। जैसे अपने जिस क्लास में अभी बैठे हैं, द क्लास वी आर सिटिंग इन टू, तो जैसे ये क्लास चलाने के लिए हमको एक आप सबका जैसे अभी बैच चल रहा है तो आप सबको पैम्पलेट दिए, उसके भी खर्चे। इज दिस क्लियर? आपको जो दूसरे स्टडी मटेरियल देते हैं वो उसका भी खर्चा रहता है। ऑन द अदर एंड ये क्लास का, अगर ये रेंटेड क्लास होता तो एक रेंट भी होता है, एक लाइट बिल का खर्चा रहता है, टीचर्स की सैलरी का खर्चा रहता है। तो अभी इसमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे रेंट, वो ऐसा होता है, वो फिक्स खर्चा होता है कि वो आप एक बैच पढ़ा रहे हो, दो बैच पढ़ा रहे हो, चार बैच पढ़ा रहे हो, 6 बैच पढ़ा रहे हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट। आपका एक कारखाना है तो उसमें फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, आई सेड इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। इज दिस क्लियर? ऑन द अदर एंड आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हो, जो फ्यूल यूज करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज करते हो, वो सब वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल यानी चेंजेबल, वेरिएबल यानी चेंजेबल। The expense which changes with output, the expense that changes with output is called variable cost. The expense that always remains same is called fixed cost. जैसे क्लास के लिए आपको पता है तो रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर अभी इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सेमी वेरिएबल में आएगा। किसमें आएगा? कोई वो पर स्टूडेंट चेंज नहीं होगा बट पर बैच चेंज होगा। ऐसे पर स्टूडेंट वाले चेंज नहीं होगा लेकिन पर बैच चेंज होगा। भाई 3 बैच चला दे तो 3 बैच का लाइट बिल आएगा, 4 लाख क्लास चला दे तो 4 लाख का आएगा। और पैम्पलेट का खर्चा जो रहेगा वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है? ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच ऑलवेज रिमेन सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, इट डज नॉट चेंज। वो पॉजिटिव होती है चाहे प्रोडक्शन जीरो हो तो भी। इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इट्स अ हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है डायग्राम 1, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, पक्का? Then variable cost is that cost which vary is change, which vary is change directly with change in output. When output increase, variable cost increase, when output decrease, or variable cost decrease. तो ये upward sloping होती है from left to right, from left to right, ये left to right upward sloping curve होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, तो ये सर 2 क्यों बना है वेरिएबल कॉस्ट? बेटा ये कांस्टेंट रेट, ये कौन सा रेट है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है फिक्स रेट पे। वेरिएबल कॉस्ट पहले पहले धीरे धीरे बढ़े फिर फास्ट बढ़े तो इस तरह का कर्व टाइप का शेप बनता है। इज दिस क्लियर? टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, 3 कॉन्सेप्ट करने हैं। अभी पहला कॉस्ट है टोटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है? तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट मींस टोटल एक्सपेंस, टोटल incurred by the firm for producing a given level of output। टोटल खर्चा जो आप करते हो उसको आपका टोटल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे इस क्लास का लाइट का बिल, भाड़ा, वेरिएबल कॉस्ट, जो बच्चों के पैम्पलेट के खर्चे सब मिला के हो जाएगा टोटल कॉस्ट, सब मिला के हो जाएगा टोटल कॉस्ट। आपका दुकान है तो दुकान का रेंट, दुकान का लाइट बिल, दुकान के नौकरों का पगार, प्लस जो माल बेच रहे हैं उसका खरीदी का कॉस्ट यानी परचेस कॉस्ट, दिस ऑल इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस ऑल इज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल एंड फिक्स मिला के टोटल होता है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा अपवर्ड राइजिंग होता है, टोटल कॉस्ट हमेशा। वांट टू स्लो डाउन द स्पीड? इट्स फाइन। तो ये होता है टोटल कॉस्ट। ये क्या होता है? टोटल कॉस्ट। चलो इसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, बेटा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज कॉस्ट। देखो अभी एक सिंपल सा बात बोलते हैं, तुमको ये बताइए, तुम सबने ये होगा अपनी लाइफ में, जैसे 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग दोस्त ऐसे खाने जाते हैं कभी होटल में खाना वाना, तो फिर वहां पे क्या करते हैं? अभी क्या ऐसे गिनेंगे तूने ये पराठा ज्यादा खाए या ये तूने सब्जी मंगाई इसका पैसा तू दे, ऐसा कोई नहीं करता। ऐसा कोई नहीं करता। जैसे होटल में गए, होटल का बिल देखा, समझो अपने 10 लोग गए थे, अभी मीडियम टाइप की कोई होटल में गए थे, 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार में नहीं गए थे, तो अपने 10 दोस्त गए थे, 3000 रुपए समझो टोटल बिल आता है, तो 300 रुपए पर पर्सन भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 300 बराबर। तो उसमें पर पर्सन इज एवरेज कॉस्ट, पर पर्सन इज, बोले सर अपने 50 रुपए में बताना चाहिए, ऐसे वांधा नहीं, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे कितने में जाएंगे। बाकी जैसे मैं तुम्हें बताऊं
आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप थोड़ा भी मिनिमम प्रीमियम क्वालिटी कोई भी मिनिमम प्रीमियम टाइप के होटल में आप चले गए और आप एवरेज खर्चा निकालेंगे ना 700-800 के ऊपर ही आ जाएगा। इट इज एवरेज कॉस्ट, इट इज व्हाट एवरेज। जैसे आप सिंपल क्या सोच सकते हैं, कोई एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हम 1000 यूनिट बना रहे हैं, 1000 यूनिट बनाने का हमारा 10,000 रुपए खर्चा है, तो 10,000 डिवाइड बाय 1000, तो एवरेज कॉस्ट इज 10। एवरेज कॉस्ट इज, तो एवरेज कॉस्ट मींस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? तो वो एवरेज कॉस्ट होता है। एवरेज कॉस्ट ढूंढने का एक दूसरा भी तरीका होता है, एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल। एवरेज फिक्स और का टोटल लगा लो तो भी एवरेज कॉस्ट आएगा, तो भी क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है वो हमेशा यू शेप होता है, एसी भी हमेशा यू शेप होता है। सर ये यू शेप होने का क्या रीजन होता है? ऐसे पूरा कर्व इस तरह का क्यों बनता है कि नीचे से पहले कम हुआ फिर बढ़ा? इसका लॉजिक समझा रहे 11th में बहुत डिटेल में समझा हुआ है, फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। इनिशियली समझोगे क्या? एकदम सिंपल लॉजिक समझूंगा। तुम्हारा एक कारखाना है, इसमें तुम्हारे पास 6 वर्कर है, तुम एक्चुअली उन 6 नौकरों को नौकरी में लगाओ तो 1000 किलो माल बना सकते। पहले तुम 100 किलो माल बना रहे हो तो एक खर्चा आएगा, लेकिन 100 किलो में क्या होगा? जैसे मैं तुमको एक सिंपल लॉजिक समझाऊं, एक तुम्हारी समझो कुछ होटल है, या चलो तुम्हारी समोसे की लारी है, ऐसा सपोज, सिंपल थोड़ा टाइम पास जैसा है, तो उसमें ना तुम 5 समोसे फ्राई करो कि उसी कढ़ाई में आप 10 समोसे फ्राई करो, बड़ी कढ़ाई है उसमें जितना तेल डालो, या 20 समोसे फ्राई करो। तेल को 5 समोसे तलने हो तो कोई कम गरम करना पड़ेगा, ऐसा कोई फंडा होता नहीं है। तो आप क्या रहेगा, जैसे मशीन है, मशीन को चालू करने के पहले आपको अगर एक कूलिंग पीरियड देना है, मशीन चालू हुई, टेम्परेचर प्री हीट होगा, 200 डिग्री पे आएगा, उसके बाद ही मशीन चलना चालू होगी, तो उसमें से 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, प्री हीट जितना करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो जैसे जब तक आप ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंचे हो, कहां तक नहीं पहुंचे हो, तो आपका एवरेज कॉस्ट, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी एवरेज सस्ती होती जाएगी, एसिड एवरेज सस्ती हो जाएगी, आपको एवरेज कम पड़ेगा, एसिड एवरेज कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 यूनिट बना रहे थे तो 10 रुपए में पड़ रहा, 2 बना रहे तो 2 बना रहे तो 1 यूनिट 9 का पड़ रहा है, 3 बनाओ तो 1 यूनिट 8 रुपए का बन रहा है, 4 यूनिट बनाओ तो 7.5 का पड़ रहा है, मतलब एकदम खर्चा डिवाइड हो गया। लेकिन अभी तुम ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए, समझो 1000 यूनिट का कारखाना है, 1000 यूनिट तुम्हारे बन गए, 1000 यूनिट तुम्हारे, अब तुमको 1200 यूनिट बना, तो या तो सेकंड लॉट लगाओ, यानी 1000 की दूसरी मशीन लगाओ साइकिल, या भी इसमें एक ऐसा भी रास्ता होता है कि देखो कारीगर सुबह में 10 बजे आता है, शाम को 6 बजे जाता है, तो कारीगर को बोलो सुबह में 8 बजे आए, या उसको बोलो रात को 8 बजे तक रुक जा, ओवर टाइम पे कर दूंगा। क्या पे कर दूंगा? द मोमेंट यू से ओवर टाइम पे करूंगा, आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाता है, आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना। तो सर कोई बेवकूफ है क्या एवरेज कॉस्ट बढ़ा के भी प्रोडक्शन कराएगा? बेटा समझ, मेरा चीज 100 रुपए किलो बन रहा है, बिक 200 में रहे, भले ना जो एक्स्ट्रा में ओवर टाइम में काम करा के मैं चीज बनाऊं, मेरे को 105 का पड़े, 110 का पड़े, बिक तो 200 में रहे, तो मेरा नफा तो है ना। तो मैं सर तो आप गांडियों का नफा ऐसे कम, थोड़ा ये नहीं करना हो तो दूसरा 1000 का सेटअप लगाना पड़ेगा, तो दूसरी इतनी मेरी डिमांड नहीं है, 1000 यूनिट की दूसरी मेरी डिमांड नहीं। समझो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूँ, जो भी खाने पीने की या जो पैक्ड आइटम बाजार में बेचने वाले लोग हैं, उनका दिवाली में जब सीजन आता है तो दिवाली सीजन में उनको डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट भी काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा में भी नौकर लाने पड़ते हैं। वैसे कारीगर 500 रुपए पगार का होते हैं, उस दिनों में 600 रुपए पगार देके भी उनको कारीगर एम्प्लॉय करना पड़ता है, 800 रुपए में भी कारीगर एम्प्लॉय करना पड़ता है, 1000 रुपए में भी उनको कारीगर एम्प्लॉय करना पड़ता है, बट दे विल डू। रीजन, सेकंड शिफ्ट लगाऊं, पूरा साल एक कारीगर सऊं 500 रुपए पगार वाला, अच्छा पूरा साल 500 रुपए पगार वाला एक कारीगर सऊं, उसकी जगह में 1 महीना 1000 रुपए वाला कारीगर सऊं, तो 1 महीना मेरे को सस्ता पड़ेगा, 1 महीना मेरे को सस्ता पड़ेगा। तो एवरेज कॉस्ट इनिशियली डाउन जाता है, फिर बढ़ जाता है, एसेट फिर बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर? पक्का? आउटपुट यानी प्रोडक्शन, आउटपुट वर्ड का सिंपल मतलब होता है प्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? पक्का? अभी नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट, नेक्स्ट वर्ड इज ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल यानी एडिशनल कॉस्ट। एक सिंपल सा लॉजिक समझे, जैसे क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट का फंडा ऐसा होता है कि आप 10 यूनिट खरीद रहे हो सपोज कोई दुकान से, तो आपको 1000 रुपए में पड़ रहे हैं, अब 10 यूनिट खरीद रहे हो तो आपको 1000 रुपए में पड़ रहे हैं,
आप बोलो 11th यूनिट भी ऐड कर दो, तो सामने वाला बोलता है तो ठीक है 11th आप बनवा रहे हो तो मैं आपको 20 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा, तो 11th यूनिट में आपके लिए 80 में बनाऊंगा। कितने में बनाऊंगा? 80। तो आपको 11th एडिशनल यूनिट कितने का पड़ा? 80. It is marginal cost. Cost of producing additional output. Cost of producing. So marginal cost means the addition to total cost due to addition of output by one more unit. This is the cost. I said this is the cost that increases with the additional unit of output. जब आप एक यूनिट ज्यादा बनाते हो तो जो खर्चा बढ़ता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलो क्या क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट यानी जो हमेशा फिक्स रहे, वेरिएबल यानी जो हमेशा बदले, उन दोनों का टोटल इज टोटल कॉस्ट, एवरेज यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट यानी प्रोडक्शन, आउटपुट यानी मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। पक्का? दो आखिरी कॉन्सेप्ट, एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल। एवरेज फिक्स और बट एक सिंपल सा लॉजिक समझे। जैसे अभी क्या है, सपोज जैसे ऋतुराज अपनी बादशाही में जैसे क्या वो ऐसा सोचता है जैसे एमएस में ऑफलाइन एग्जाम हुई और गर्मियों के बहुत दिन है, पापा को बोला पापा कार्ड लेके जाओ, पापा ने बोला नहीं भाई मेरे को दुकान पे चाहिए, मेरे को काम है कार में, तो अभी नहीं ले जा। तो भाई ने ओला बुक कराई, अभी ओला बुक कराई, उसमें सीधा बोले कॉलेज के दरवाजे पे ड्रॉप करना, मैं एसी में जाने का मजे थे एक नंबर, कॉलेज में सीधा पहुंच जाने का एग्जाम देके, फिर छेले वहां से भी ओला बुक करने की कोई टेंशन नहीं। अब देखो ओला बुक करा के भाई अकेला जा रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी तक, तो सपोज उस ट्रिप का 200 रुपए चार्ज लग रहा है, तो फिक्स कॉस्ट है 200 रुपए, हाँ या ना? तो भाई को अकेला बढ़ना पड़ेगा 200 रुपए, इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पर पर्सन इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पर पर्सन इज, दिमाग में जा रहा है, फिक्स कॉस्ट पर पर्सन इज कॉल्ड, तो भाई को 200 बढ़ना पड़ेगा, एवरेज 200 है, एवरेज 200 है। पक्का? अभी समझो ऋतु को कृष्णा का फोन है, क्या कर दे? बोले जा रहा हूँ, तो बोले तो एक काम करना, तो बोले कैसे जा रहे हैं? बोले यार मेरे को कंटाळा आ रहा है यार, बहुत पसीने, घर पे इतने पसीने निकल रहे हैं, उधर कॉलेज में तो फुल गर्मी होगी, तो अभी अपने कैसा करना है? तो बोले मैं तो ओला में जा रहा हूँ, तो बोले चल मैं भी साथ में निकल लेता हूँ, तो बोले मेरे घर से मेरे को लेते हुए जा, रास्ते में आते ना, तो बोले वादा नहीं, तो बोले 200 रुपए में भी 2 लोग पहुंच जाएंगे, मतलब ओला वाला थोड़ा ज्यादा भाड़ा थोड़ी चार्ज करेगा, 2 लोग जा रहे हो तो भाड़ा तो 200 ही रहेगा अभी, लेकिन 2 लोग जाएंगे तो पर पर्सन। सो समझो ऐसा तीसरा कोई ऐसा प्रभु का प्यारा भगवान का इंसान इनको मिल गया, मेरे को भी साथ में ले लो, तो 66 पड़ेगा। वही बोले थोड़ा और कंफर्ट छोड़ के भी थोड़ा कंजस्टेड में बैठेंगे, 4 लोग बैठ रहे, एक आगे 3 पीछे, जैसे 4 लोग, तो 50 क्या तो भी 50 पड़ेगा, हाँ या ना? Are you getting my point? Okay, are you getting my point? So it is average fixed cost. Average fixed cost होता है total fixed cost by output. Total fixed cost by output. Fine. Average variable cost. Average variable cost यानी इसमें ज्यादा कुछ समझाना ही नहीं है. Variable cost divided by output. क्या बोलता है? इसका देखो शेप ऐसा बनता है. Average fixed cost हमेशा कम होता है. 200, फिर मैंने बताया था 100, 50, याद आ रहा है? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउन होता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होता है और एवरेज कॉस्ट तो यू शेप होता है, वो ऑलरेडी बता दिया था. एवरीवन क्लियर? 7 कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ थ्योरी पे ध्यान देंगे. एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट आर द एक्सपेंडिचर्स that are incurred by a firm for acquiring or producing goods. It is called absolute cost. It is called, इसमें रॉ मटेरियल आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है. दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट? सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉस्ट ऑफ अनबॉर्न इज कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बॉर्न. कॉस्ट ऑफ अनबॉर्न इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बॉर्न. सर ये क्या है? सिंपल समझा रहा हूँ. जैसे अभी तुम सब यहाँ बैठे हो, इधर तुम पूरी शिद्दत से मेरे को सुन रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ कॉस्ट कितना? तो समझो पर कलाक हमारी क्लास की फी है 50 रुपए. तो 50 रुपए तुम्हारी रियल कॉस्ट है. क्या है तुम्हारी? 50 रुपए तुम रियल कॉस्ट खर्च कर रहे हो. लेकिन अगर जैसे खुशी वेलानी इधर नहीं आती तो दुकान पे बैठी होती, दुकान पे बैठी तो समझो शाम को ग्राहकी फुल होती है, तो उस टाइम पे इसने 2000 का काउंटर कर लिया होता, मतलब 2000 रुपए कमाए, मतलब 2000 का काउंटर हो तो समझो उसमें से 20% के साथ 400 रुपया कमाए. आज खुशी इधर नहीं है ना, तो दुकान में जो भी मानस को बिठा के ही ना, तो कुछ नहीं, मतलब समझो 500 का भी धंधा किया तो बहुत हो गया. मतलब 300 रुपए का नेट नुकसान हुआ है बेचारी का. मेरा ये क्लास अटेंड करने का रियल क्लास अटेंड करने का दिखता हुआ कॉस्ट 50 रुपए भले भाई, दिख 50 रुपए रहेगी भाई, क्लास की फी 50 रुपए भरी पर कलाक तो दिख रहे हो, लेकिन 300 रुपए वो इसके लॉस हो रहे, अपॉर्चुनिटी लूज हो रही है. तो इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज व्हाट?
प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम आते हैं क्या? रेवेन्यू व्हिच वाज फॉरगॉटन ड्यू टू यूज ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ट अल्टरनेट। हाँ होता है ना। देखो यहाँ काम आता है कि कोई बंदा है वो एक मशीन यूज करके 10,000 की चीज बना रहा है, उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है तो 15,000 वाली चीज बनाते हैं, तो कमाएगा 15,000, लेकिन ये 15,000 कमाने के लिए उसने गवा दिया क्या? 10,000 वाला आउटपुट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट काम कहाँ आता है? डिफरेंस निकाल के एडिशनल रेवेन्यू पता चलती है। क्या बोला मैंने? कि भाई 5,000 रुपए एडिशनल कमा रहे तो मतलब 5,000 एक्स्ट्रा पता चल जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इंग्लिश के दो सादे वर्ड है, इसमें जिसको चाहिए तो हिंदी में या कोई और जिसमें जिसको लगे कंफर्ट लिख सकते हैं। एक्सप्लिसिट यानी क्लियरली विजिबल, इम्प्लिसिट यानी assumed not clearly visible। एक्सप्लिसिट यानी क्लियरली विजिबल। चालू करो सर, ये क्या है? These are those costs which are actually paid। ये कैश पेमेंट होता है। क्या पेमेंट होता है? तभी इसका नाम एक्चुअल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने क्या बोला? ये कैश पेमेंट नहीं होते। जैसे मैं देखा हूँ अभी तुम्हारे पापा ने कभी अपने दुकान के अंदर से ऐसा लिया है क्या? मेरी मेहनत का 5,000। तो आपकी दुकान है तो आपकी दुकान में आपकी मेहनत का 5,000 जो है आपका ही है। दुकान में खर्चा थोड़ी डालते कि मेरी मेहनत का, मैंने कैपिटल लगाया उसका 50 लाख का मैंने ब्याज लूंगा। पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ी है, मतलब ये तो इंडिविजुअल में कभी कोई अपनी मेहनत के पैसे थोड़ी गिनता है, तो वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सा होता है? तो देखो मैं ऐसे समझाऊं, जैसे भी मैं तुम्हारी समझो, हमारे क्लास की बैलेंस शीट बनाओ, उसमें बाकी सारी फैकल्टियों की सैलरी वगैरह सब डालने के बाद ऐसा बोलो ओ यार तुम्हें तो जबरदस्त है। कोई फैकल्टी मुझे बोले कि आप तो मतलब हमने तो इतना इतना कमाया, आपने इतना कमाया, तो मैं बोले भाई तुम्हें मफत का थोड़ी, मैंने भी तो पढ़ाया, मैंने जो पढ़ाया वो भी मैंने पढ़ाया, उसका भी कमाया, और ये जो सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मेरा है, गुडविल मेरा है, तो उसका कमाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो मतलब ऐसे तो वही खाली अगर आप बात करेंगे तो भाई आपने पढ़ाया उसका इतना पैसा, उसका नहीं है, पढ़ाने का एक अपना कंट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट का एक अपना कंट्रीब्यूशन है, गुडविल का एक अपना कंट्रीब्यूशन है, तो अपनी मेहनत का भी गिनना रहता है, सिर्फ अपनी मेहनत का भी गिनना रहता है, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट खाली इकोनॉमिक्स सिखा सकती है। इसके लिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम एक नंबर है, अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या लिखा है? अकाउंट हमें वाली एंट्रियां एक्सप्लिसिट कॉस्ट की करता है। किसकी करता है? उसमें वाली अपने अब मेहनत का कुछ नहीं आता, कैश का हिसाब आता है, तो अकाउंटिंग कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट इज, फिर से बोलो अकाउंटिंग कॉस्ट इज, फिर से बोलो अकाउंटिंग कॉस्ट इज, फिर से बोलो अकाउंटिंग कॉस्ट इज। और इकोनॉमिक्स वाले ना बुद्धि होनी में क्या इकोनॉमिक कॉस्ट है ना वो है इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एज वेल एज इको वाले दोनों गिनते हैं, बाहर वालों की मेहनत भी गिनो, अपनी मेहनत का भी पैसा गिनो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का 6 कॉन्सेप्ट हो। एक्चुअल कॉस्ट, what is paid in cash, what is paid in cash, opportunity cost, cost of unborn, cost of second best alternative, second best पक्का। explicitly खुली आंखों से जो दिखे सामने, clearly available। implicit cost, assumed अपनी मेहनत का पैसा, अपनी मेहनत का। अकाउंट्स वाले कौन सी कॉस्ट गिनते हैं? इकोनॉमिक्स वाले तो टाइम पास हो ये बकवास। प्राइवेट कॉस्ट है ना तेरी अकेले की कॉस्ट प्राइवेट, और समाज को जो नुकसान हो रहा है तेरी वजह से, वो स्मोक ने पॉल्यूशन आया ना, होते ना, ट्रैफिक कंजक्शन, प्रोडक्शन होता है, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इट इज सोशल कॉस्ट। इट इज व्हाट? एस्केपेबल एंड इनएस्केपेबल। इंग्लिश के 2 प्यारे वर्ड है। एस्केप वर्ड सुने क्या? भाग जाना, बच जाना। वेरी गुड। एस्केप यानी भाग जाना। जैसे कुछ खर्चे एस्केपेबल होते हैं सर, एस्केपेबल यानी अवॉइडेबल, एस्केपेबल यानी सर क्या अवॉइडेबल होता है बताओ, आप बताओ अवॉइडेबल क्या होता है? जैसे क्या फालतू स्टेशनरी एक्स्ट्रा यूज। हाँ तो वो एस्केपेबल है कि आप नहीं दे रहे तो आप अवॉइड कर सकते हो, हाँ या ना? लेकिन अनएस्केपेबल यानी जिसको अवॉइड कर सकते हैं नहीं। मतलब जो भी कोविड में हमारे क्लास पे एक भी बैच नहीं चल रही हो, और सपोज हमारे क्लास का रेंट है, रेंट मेरा तो खुद का है बट रेंट हो अगर ऐसा अज्यूम करें, क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड को ऐसा बोलूंगा कि भाड़ा नहीं दूंगा। कोविड के 3 महीने भी मुश्किल से कईयों ने माफ किए, बाकी सबने तो फुल भाड़े लिए। मालिकों ने किसी ने किसी को छोड़ा नहीं है, वो मुझे पता है क्या छोड़ा था, नुकसान ही है। मतलब एक कोविड भाई मेरे, कोविड एक्सेप्शन है, बाकी
रक्षाबंधन के बाद श्राद्ध की सीजन पूरी, महीना डेढ़ दुकान पे ग्राहक की हालत खराब लगी होती है, और उस टाइम में महीना डेढ़ ग्राहक की कितनी भी डाउन हो, यानी अभी मार्च का महीना आएगा ना, मार्च बच्चों की एग्जाम सीजन आएगी तो शॉपिंग बंद हो जाती है, बाजार सुनसान हो जाती है। तो ये जो महीने धंधे नहीं होते ना जब भी, तो कोई भी ऐसा करते कि अभी भाड़ा नहीं दे बोले, किस पर भाड़ा क्या नहीं दे, भाड़ा पहले दे बाद में बात कर, तो सवाल ही नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो एस्केपेबल इज अवॉइडेबल, अनएस्केपेबल इज अनअवॉइडेबल। पक्का? असाइनेबल, नॉन असाइनेबल, लास्ट बेटा बेटा, असाइनेबल नॉन असाइनेबल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो अभी एक बात, ये क्लास में भी लाइट पंखे चल रहे हैं, क्या मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ कि गुनगुन की वजह से कितना लाइट और पंखे का बिल है? देखो ये अगर गुनगुन ये क्लास में नहीं भी बैठी हो तो भी मुझे लाइट पेन तो इतने ही चलाने पड़ेंगे। ये खर्चा असाइनेबल नहीं है, एलोकेटेबल नहीं है। क्या नहीं है? दिमाग में वर्ड जा रहे हैं, एलोकेट नहीं कर सकते। पक्का? लेकिन गुनगुन ये क्लास में है तो उसको ये कितने का एम्पलेट देना पड़ा, ये असाइनेबल है। ये क्या है इसका तो बता सकता हूँ ना, ये टोटल 12 पेज की जेरोक्स है, मतलब 7 रुपए 20 पैसे का एम्पलेट है। माना ये बोल 7 रुपए 20 पैसे का कि, और 20 बाई 2.6 माने के 15 रुपए का एम्पलेट है। 20 बाई 2.6 ये 15 रुपए का एम्पलेट है। अभी एक काम करो, सब यहाँ सुनो पहले। असाइनेबल यानी पर पर्सन बता सके ऐसा खर्चा असाइनेबल, जो ना बता सके वो अनअसाइनेबल। पक्का? नॉन असाइनेबल। अरे एक नंबर भाई ने जवाब दिए। ये कृष्णा ने ना आज जो कॉमन सेंस से जवाब दिया ना, इसके लिए मैं तेरी सही में तारीफ करूंगा। भाई बोलता है कि सर फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट तो इनएस्केपेबल ही हुई ना, वही फिक्स कॉस्ट हुई ना कि वो एस्केप नहीं हो सकती, वो फिक्स कॉस्ट है। सॉर्ट इट्स अ करेक्ट कॉन्सेप्ट। इसको अलग इसके लिए बताया कि एस्केपेबल इनएस्केपेबल का कॉन्सेप्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल एक शॉर्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें फिक्स कॉस्ट में भी कैटेगरी होती है। एक फिक्स कॉस्ट तू हर महीने नहीं बदल सकता, एक ऐसी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन तू डिसाइड करे तो 3-4 महीने के अंदर अंदर उसको तो बदल सकता है। तो वो अनएस्केपेबल और एस्केपेबल के कंसेप्ट समझाओ। जैसे देख, ये दुकान का भाड़ा है, दुकान तो तुझे इतना का इतना वापरना है, ये जो फिक्स कॉस्ट है, जब तक दुकान वापरना है तो तेरे को उसका रेंट देना पड़ेगा, तो ये अनएस्केपेबल हुआ, देना ही पड़ेगा। बट दुकान में 10 नौकर है, समझ तेरी एक सीजन अच्छी गई, अच्छा चला, 10 नौकरों को पगार दी, कोई वादा नहीं, दूसरे में मुझे लगता है 10 नौकरों की जरूरत नहीं, तो तू बोले इमीडिएट नहीं निकाल सकता। जब तक वो है तब तक फिक्स कॉस्ट है, कितना यूनिट बेच रहे हैं उसके हिसाब से पगार नहीं देनी है। बट द मोमेंट यू डिसाइड कि अभी 2 नौकरों की जरूरत नहीं है, तो वो भले फिक्स कॉस्ट थी अभी तक, बट उन 2 को तो निकाल, तो वो अवॉइडेबल हो जाएगा। उनको तो निकाल सकते हैं सर, उनको तो निकाल सकते हैं। दुकान में भी ऐसा होता है जिनका रेंटेड प्रॉपर्टी होता है। जैसे तुम्हें बताऊं, बड़ौदा में बाजार के अंदर कोविड के बाद अच्छे वालों ने दुकानों के अंदर स्प्लिट कर रहे हैं। अच्छे वालों ने दुकानों में, मतलब ऐसे बीकानेर स्वीट जैसी बड़ी दुकान जो अपने ऐसे महल जैसा बना के रखा था, मतलब उसने स्प्लिट करा दिया बीच में से, भाई फंडा एक ही, और उसमें तो तुम सोचो भाड़े का भी फंडा नहीं है। द पॉइंट है उसका तो भाड़े का भी फंडा नहीं है, बिल्डिंग ही खुद की है पूरी, ऊपर बैंक्वेट उसका भाड़े पे दिया हुआ है, होटल उसका पूरा भाड़े पे दिया हुआ है। वो बंदे को एंड में इसका कोविड में ये लड़ के आके, भाई कोविड में इतना बड़ा दुकान, भाई ये चला के मिठाइयाँ बेचने बैठे, क्या फर्क पड़ता है, तो बीच में पार्टीशन वॉल लगाई, व्हिच इज एक्चुअली नॉट सूटिंग एट ऑल। इतने बड़े महल टाइप के दुकान में हमने ऐसे 2 पार्टीशन कर दिए, वो सूट भी नहीं हो रहा है, बट तो उससे क्या रहेगा, उतना एटलीस्ट लाइट बिल बचेगा। और जो बाजू वाला सेक्शन है वो अगर हम रेंट पे देते हैं, ऐसे अगर हम वो रेंट पे दे रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर का रेंट फर्स्ट फ्लोर से डबल होता है। अब ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी चीज भाड़े में दे रहे हो ना, तो उसका एक अपना ही रेंट का मजा होता है। अब ग्राउंड फ्लोर को किसी को दुकान भाड़े में दो, 25-30 हजार रुपए भाड़ा मिल रहा है,
वही दुकान फर्स्ट फ्लोर पे हुई ना उसी कॉम्प्लेक्स में, तो 12-15 हजार भी मुश्किल से मिले फर्स्ट फ्लोर। सेकंड थर्ड फ्लोर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब बट द फर्स्ट फ्लोर हैज गॉट हाफ वैल्यू और 60% वैल्यू ऑफ देन ग्राउंड फ्लोर। इज दिस क्लियर? ओके। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, इसका टेबल वेबल और ये कुछ भी करने का सेंस नहीं है। इसका मैं तुमको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों पहले डाउन जाती है, पहले दोनों डाउन, फिर दोनों अप जाती है, फिर दोनों स्लो जा रहे हो। पहले दोनों डाउन जाती है, फिर दोनों पहले दोनों डाउन जाती है, फिर दोनों, लेकिन जब डाउन जा रहे होता है ना तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है, एवरेज कॉस्ट ऊपर होता है। फिर से बोलो, क्या बोला? एक बार दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गए ना, वो होता है मार्जिनल और एवरेज इक्वल, मार्जिनल और एवरेज बाद में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है, एवरेज कॉस्ट कम होता है। सर ये टेबल में लिखा हुआ है, इनिशियली देखो ये लिखा है, इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट कम, एवरेज कॉस्ट ज्यादा, फिर मार्जिनल और एवरेज सेम, और लास्ट में क्या? मार्जिनल ज्यादा, एवरेज कम। इज दिस क्लियर? ओके। एलएसी, एलएसी का कॉन्सेप्ट को इसके अंदर से ना एमसीक्यू बनने का फुल चांस है। एलएसी ये जो हमने सब किया ना, इसको शॉर्ट रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी शॉर्ट रन क्या होता है बेटा? यहाँ देखो, अभी शॉर्ट रन ऐसा होता है, और समझो कि तुम्हारे पास एक मशीन है, वो 500 यूनिट बना सकती है, तो उस पर 100 यूनिट बनाओ, 200 बनाओ, 300 बनाओ, 400 बनाओ। जिस दिन 500 बनाओ ना, उस दिन मिनिमम कॉस्ट, उस दिन। अब उस पर 600, 700, 800 बनाने ना बनेंगे, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। आई सेड खर्चा बढ़ेगा। और भगवान की दया हुई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, वहाँ कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम बड़ी कैपेसिटी वाली मशीन लेके आए, ऐसी मशीन जो एक साथ 1000 यूनिट बना सकती है, हाँ या ना? तो उसमें तुम 100-200 बना नहीं सकते। 400, 500, 600, 700 बनाओ ना तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन 800 यूनिट बनाओ ना तो सस्ता पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? वही उसमें 900, 1000, 1100 बनाओ तो महंगा पड़ेगा। इज दिस क्लियर? फिर से दूसरी मशीन, दूसरी मशीन, दूसरी मशीन, दूसरी मशीन, दूसरी मशीन। आप जिंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहो, सर ये आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो मशीन या इस तरह का? टूरिस्ट, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, बस वाले, 25 सीटर की भी बस आती है, उससे पहले 17 सीटर की भी आती है, 25 सीटर, 32 सीटर, 38 सीटर, 45 सीटर, 56 सीटर, 65 सीटर मैक्सिमम। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से खर्चा करो, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से खर्चा करो। तो एक्चुअली कोई तुम्हें पूछे ना भाई ये शॉर्ट रन ये था, तो अभी लॉन्ग रन क्या होता है? तो लॉन्ग रन होता है ऐसी बहुत सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कवर करने वाली एक कर्व, इसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? इसका दो नाम रखे, एक नाम रखा है एनवेलप कर्व। क्या बोलते हैं? बोलो एनवेलप क्यों नाम रखा? ये कवर कर रहा है ना, ये सब शॉर्ट रन को कवर कर रहे हैं। इसका दूसरा सबसे प्यारा नाम है, सबसे फैंटास्टिक नाम, प्लानिंग कर्व। इसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। क्यों बोलते हैं प्लानिंग कर्व? शॉर्ट टर्म में जो रिजल्ट है उसको देखिए, आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर सकते हो। एक्सीलेंट। इसका एक दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ। मैं ये हर साल एलएसी में कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं मेरी सिस्टर का 2013 में एंगेजमेंट का फंक्शन रिया रेवती रेस्टोरेंट है एक सभा साल में, वहाँ किया था। मेरे को उस टाइम पर उसने 300 रुपये में एक बढ़िया सा पैकेज करके दिया था भाई। तो हमारे 200 गेस्ट थे, 300 रुपये पर पर्सन, हुआ बहुत बढ़िया फंक्शन किया था, मजा आया। बस उसी के 3 महीने के बाद बालानी सर के सन सुनील की ने मेरे साले की एंगेजमेंट हुई। तो हमको बड़ौदा में एक फंक्शन करना था, बट दैट टाइम वी हैड द 30-35 गेस्ट, और उनके 70 जितने गेस्ट थे। तो मैं रिया रेवती वाले के पास गया कि 70 गेस्ट है तो आप भाई हॉल दो भाई सेम। बोले सर आप 70 गेस्ट के लिए मेरे से वही हॉल मांग रहे हो ना जो मैंने आपको उस दिन दिया, उस टाइम पे दिया था 200 में, आपको 500 रुपये पर पर्सन। मैं कहा 500 आप मतलब क्या रेट कोट कर रहे हो? मैं कहा कौन सी आइटम बढ़ा रहे होगे 500 रुपये? बोले सर कुछ भी नहीं, एसी तो उतना ही लगेगा, सर्वेंट भी उतना ही लगेंगे, सब आपको नहीं पोसाए वाले आप मत करो, 500 से कम में नहीं हो। हम सर्च करने निकले, हम ढूंढ रहे थे, तो छाणी में हमको प्रकृति रिसोर्ट मिला, इसका बाप निकला वो। उधर हम गए प्रकृति में, भाई क्या रेट? बोले 300 रुपए। मैं कहा गेस्ट कितने? बोले 25 से लेके 500 गेस्ट, कुछ भी हो, रेट 300 रुपए।
बोले 25 से 500 कोई भी गेस्ट हो आपका रेट 300 रुपए में। प्रकृति रिसोर्ट 300 रुपए में, अभी तो यार 2013 की बात है, अभी तो 9 साल हो गए, अभी ये 700-800 से कम में काम नहीं करते होंगे, बट 300 रुपए में इसने रेट में काम किया ना, 25 से 500 गेस्ट। मैं बोला तो अभी जितने लिखा हूं फिर बाद में बढ़ जाए, बोले एक दिन पहले बताना कितने, उतने के हिसाब से काम हो जाएगा आपका। मैं अब क्यों, तो फिर मैं वहां गया ना, तो आई कुड गेट आइडिया। उनके पास है ना छोटा रूम, बड़ा रूम, उससे बड़ा रूम, उससे बड़ा बैंक्वेट, ऐसे हॉल जिसमें पार्टीशन लगे हुए थे, ऐसे काफी सारे उसके पास ऑप्शंस थे। तो उसका ये सिंपल फंडा था, उसकी लाइफ में एक सिंपल फंडा था भाई। उसने क्या किया था, तुम जितने गेस्ट आएंगे ना उसके हिसाब से सब सर्विंग करूंगा ना भाई। समझो जैसे 25 गेस्ट है तो एक ही सर्विस काउंटर रखूंगा, 2 ही लोगों को खड़ा करूंगा। अब 50 गेस्ट हो तो एक सर्विंग काउंटर रखूंगा, लोग 4 कर दूंगा। आप बोलते हो हम 100 लोग हैं तो 2 सर्विस काउंटर लगा के दे दूंगा, 3 लोग इधर 3 लोग इधर। यानी क्या कॉस्टिंग उसकी सब चीजों के लिए बदल सकती है। अब ये पता है लाइफ में किसके लिए पॉसिबल है, हु इज प्लेइंग इन लॉन्ग टर्म, हु इज प्लेइंग इन, जो इंसान अपना साइज ऑफ प्लांट जब चाहे बड़ा कर सकते, जब चाहे छोटा कर सकते। यू गेट माई पॉइंट? आर यू ऑल क्लियर विद दैट? फिर से बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है लॉन्ग रन, आई सेड ये है लॉन्ग रन। तो बेटा ये रहा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो एनवेलप कर्व है। देखो इसका दोनों नाम लिखे हुए हैं, इट इज कॉल्ड एनवेलप कर्व एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व। एवरीवन क्लियर? पक्का? बेटा लॉन्ग टर्म में आप जब भी जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो ये देखो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते पड़ेंगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? टेक्नोलॉजी अच्छा यूज कर पाओगे, मैनेजमेंट अच्छा कर पाओगे, पैसा भी अच्छे से गैदर कर पाओगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में और ज्यादा औकात के बाहर खेलना चालू किया ना, यानी और ज्यादा स्केल बड़ा किया, तो फिर ये चारों ही चीजें आपके लिए नुकसान वाला काम भी कर सकती है। जैसे आप क्या रहेगा, जैसे आप पहले नॉर्मल घर पे वेफर फ्राई करके बेचते थे, अब बालाजी नाम रखा, Are you getting my point? अभी बालाजी नाम रखा तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि थोड़ा अभी क्वालिटी पे ध्यान देना है, बराबर। अभी तुम बोले नहीं हम भी ये डब्बे में वेफर पैक करके देंगे, सीधी वेफर, एक भी वेफर बुक्का नहीं होगी, हम भी आपको ऐसा डब्बा बना के देंगे वेफर। तो अभी वो वेफर बनाना और फिर बेचना, उसके लिए प्लांट और आलू की क्वालिटी, फ्रेंच फ्राइज सब बेचते हैं, लेकिन मैकडी की फ्रेंच फ्राइज अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी। सर क्यों? वो उन्होंने आलू का पैटर्न करे, मॉइस्चर फ्री आलू उगवाते हैं जलगांव के पास खेतों में, महाराष्ट्र में मॉइस्चर लेस आलू, फिक्स साइज है, बोले जीरो वेस्टेज चाहिए, आलू इस साइज का लंबा आलू चाहिए, उस आलू का नाम है, आप गूगल में सर्च मारोगे और आलू इतनी बड़ी साइज वाला आलू चाहिए हमको, छोटा वाला आलू ही नहीं चाहिए, वेस्टेज वाला माल ही नहीं ले रहे। लेस इंदौर की मंडी में से फरवरी में आलू खरीदती है, तो उनकी कॉस्ट भी फिर उस हिसाब से बढ़ती है। आप बहुत ज्यादा हाई फाई जाओगे ना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। आपकी टेक्नोलॉजी भी आपको मतलब एक सिंपल बताऊं, आप प्लांट लेआउट यूज कर रहे हो, अलग अलग प्लांट की मशीन एक साथ कनेक्ट करके चला रहे हो, अभी एक मशीन बंद ना पूरा काम बंद हो जाएगा, आपकी सत्यानाश हो सकती है। तो टेक्निकल इकोनॉमी, मैनेजरल डिसइकोनॉमी, मैनेजरल डिसइकोनॉमी सबसे बड़ी डिसइकोनॉमी, जितना धंधा बड़ा उतना मैनेजमेंट डिफिकल्ट, उतना मैनेजमेंट डिफिकल्ट। और फाइनेंशियल कभी फिर क्या बैंक भी आपको छोड़ती नहीं है, दे टेक मोर चार्जेस, दीज आर द इकोनॉमीज। बेटा इस यूनिट में जो कंटेंट था ना, सबसे मेजर कंटेंट अभी के पूरे रिवीजन का सबसे मेजर कंटेंट रेवेन्यू का चैप्टर था, सॉरी कॉस्ट का चैप्टर, जिसमें दिमाग लगाना था, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाना था, दैट इज ओवर। मैंने समझो 50% से ज्यादा का काम हो गया। Shall I continue? Revenue relationship, बेटा this is all 11th standard perfect competition, यानी जहाँ large number of buyer, large number of seller होते हैं, जो सब एक जैसी चीजें बेचते हैं, सबको perfect knowledge होता है, free entry exit होता है, free entry transportation cost नहीं होता। मोनोपोली क्या होता है? एक बार जल्दी बोलो, मोनोपोली क्या होता है? एक अकेला सेलर जो अपना धंधा चलाएगा, किसी की दादागिरी सहेगा नहीं। मोनो यानी सिंगल, पॉलिन यानी सेलर। तो मोनोपोली यानी ओनली वन सेलर, तू ही दुकान, तू ही बाजार, नो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई किसी को अंदर आना अलॉट नहीं है, मार्केट कंडीशन का फुल नॉलेज तेरे पास है, मार्केट कंडीशन का फुल नॉलेज। इज दिस क्लियर? पक्का?
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी बाजार की हर वो बिकने वाली चीज जो आपके आंखों के सामने है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट का, क्लासेस का, कपड़ों का, शूज का, हर दुकान जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। एक ऐसी बाजार जहाँ सेलर है 1000, हर कोई यही बोलता है कि हम है, बाकी सब पानी कम है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं, सब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? सब बोलते हैं हमारे जैसा प्रोडक्ट किसी के भी पास नहीं है। प्राइस में हर कोई अपनी अपनी होशियारी मारते हैं। आप ग्रुप हो जो एक जैसे सब्स्टिट्यूट बेच रहे हो, आपको आना है तो आ सकते हो, जाना है तो जा सकते हो। प्राइस वेरिएशन करके या प्रोडक्ट में वेरिएशन करके आप बिक सकते हो। सर प्राइस वेरिएशन टाइड प्राइस पे खेलते हैं, टाइड सर्फ टाइड प्राइस पे खेलता है, सर्फ एक्सेल और एरियल क्वांटिटी पे खेलता है, व्हील नींबू की शक्ति पे खेलता है। नींबू है हमारे सर्फ में। हर एक का एक अपना तरीका होता है ना धंधा दिखाने का। पक्का? ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली इज फ्यू सेलर, ओलिगोपोली इज, यहाँ ध्यान देंगे, ओलिगोपोली इज कट थ्रोट कंपटीशन। जियो, वीआई और एयरटेल का मार्केट ओलिगोपोली है। इसमें आपको ऐड बहुत करनी पड़ेगी, प्राइस संभाल के रखनी पड़ेगी। आप कॉम्पिटिटरों से बहुत ज्यादा ऊपर भाव प्राइस कर सकते नहीं हो, प्रॉफिट बहुत गिन के आएगा, बहुत संभालना पड़ेगा। हाँ या ना? तो बेटा रेवेन्यू का पहला कॉन्सेप्ट है टीआर। रेवेन्यू का पहला कॉन्सेप्ट है टीआर यानी टोटल रेवेन्यू। टीआर यानी इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू 500 रुपए वाली 100 चीजें बेची, कितनी चीजें? तो 50,000 कमाया। कितना कमाया? टीआर। AR एवरेज रेवेन्यू बताए, 50,000 कमाया 1000 चीजें बेच के, तो पर थिंग 50, पर थिंग। मार्जिनल रेवेन्यू यानी चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टीआर बाय, स्लो जा रहे हो, चेंज इन टीआर बाय, उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? AR, MR और TR क्या? फिर से बोलेंगे, लास्ट टाइम बोलो, परफेक्ट कंपटीशन में। किसमें? किसमें? वो होता है हमेशा, देखो प्राइस सेम होती है 10 10 10 10 10, हाँ या ना? तो हर यूनिट का धंधे का कमाई हुआ 10 10 10 10 10, टोटल कमाई हुआ 10 20 30 40 50। पक्का? एडिशनल यूनिट 10। तो AR/MR इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, AR/MR इज अ, TR इज अपवर्ड राइजिंग, TR इज, अभी इसको हम बोले इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी कंपटीशन? फिर से बोलो क्या? फिर से बोलो। इसमें क्या रहेगा? देखो लॉ ऑफ डिमांड सबको लगता है। क्या बोला मैंने? आपको अगर ज्यादा चीज बेचनी है तो भाव तो गिराना पड़ेगा। आपको ज्यादा चीज बेचनी है तो भाव तो गिराना, आप भाव नहीं गिराओ और आप ऐसा सोचो आपका धंधा चलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको रेट गिराना पड़ेगा। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR और AR आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR एंड AR आर, TR पहले बढ़ता है फिर फॉल होता है, पहले बढ़ता है फिर फॉल। बेटा इसका एक प्रैक्टिकल सम आ सकता है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बट MR इज AR इंटू E-1 बाय T। सर इसका सम कैसे आएगा? आपको AR की वैल्यू दी और E का वैल्यू दिया और MR ढूंढने के लिए बोला। क्या बोला मैंने? समझो AR दिया है 10, AR दिया है, इलास्टिसिटी की वैल्यू बोली है 2। क्या बोला है? तो 10 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2। क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है? 10 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2, 5 आंसर आएगा। 2 माइनस 1 1 बाय 2, अरे दिमाग में जा रहे हैं 5, तो 5 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? इस तरह का एक रिलेशनशिप का आंसर आ सकता है। अन्य संख्या है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? MR इज AR इंटू E-1 बाय T। लास्ट टॉपिक, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक इज ब्रेक इवन। ये मोहित सर ने आपको पूरा डिटेल में टॉपिक करा है। एक नंबर, ये एग्जाम्पल कहां से आ गया? वड़ा पाव इज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस। जिसको चटकास की फ्रेंचाइजी खोलनी हो ना, उसको पहले ये ब्रेक इवन सीखना चाहिए, नहीं तो नुकसान का धंधा करेगा। सर आपका ब्रेक इवन पिकनिक पे पिकनिक पे मेरे को मेरा फिक्स अमाउंट डालना पड़े
भी रुपया ज्यादा नहीं डालना पड़े भैया ना। जो मैंने फंड्स स्पेंड किए ऑन डीजे एंड फोटोग्राफी एंड एक्सेस फंड ऑफ बसेस, वो जो मेरे को क्या ब्लॉग बनाया ना, थोड़ी बनाया, एक ब्लॉग बहुत अच्छा बना है और विनीत ने बनाया। मैं स्टेटस पे रखा था, विनीत शर्मा ने बनाया, बहुत अच्छा बना। अभी जो शहर वाले हैं वो सुने, गांव वाले बात करें कर। अभी बेटा ब्रेक इवन, बस बेटा अब सिंपल सा फंडा है। आप हमारी पिकनिक छोड़ दो, बट सब जगह का फंडा ऐसा होता है, हर क्लास के लिए बता रहा हूँ, हर क्लास। मैंने बताया था विशाल के बाद सबने पिकनिक बुक करी थी हंस पार्टी प्लॉट में। जो वहाँ पे एक्टिविटी इंचार्ज था ना, उसने अपना पार्टी प्लॉट मैनेज करने के लिए भी रखा है इधर, वो भी मेरे पीछे पड़ा। वही पैकेज तुमको 700 में देगा पर स्टूडेंट, 150 रुपया बस का चार्ज गिनने का, 850, 1000 रुपया बच्चों से चार्ज करने का, बाकी 150 प्रॉफिट। उसमें ऑक्यूपेंसी ऐसी गिनने की, फिक्स बता रहा हूँ, फिक्स 30 बच्चे हुए ना एक बस में, हमारा ब्रेक इवन, इसके ऊपर जितने बैठे वो प्रॉफिट। सब बाजू यही कैलकुलेशन चलती है A to Z। हमारा कैलकुलेशन क्या था, 900 रुपीज, मैं मेरा कॉस्टिंग पूरा 900 रुपीज वॉज द पैकेज चार्ज। जो वहां पे 1250 में गया था, वो कुमार ने 900 में बार्गेन करा था। फिर उसने बोले शाम का बटा का पाव मैं खुद आपके लिए बनाऊंगा मेरी तरफ से। तो मैं बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे को चाय कॉफी चाहिए। बोले सर अभी आपके साथ हिसाब ही नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं कहा आप बनाओ, क्या लोगे उसका? बोले सर एक्चुअल एक्सपेंस ले लूंगा, जितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ ना शाम की चाय कॉफी का, वो आपसे ले लूंगा, सुबह का इंक्लूडेड है पैकेज में। और ड्राइवर्स, फोटोग्राफर और डीजे वाले जो आएंगे आपकी तरफ से, उन सब का आपको मतलब पर पर्सन फुड चार्ट देना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। वो दो चीजें मिला के मेरा 10,000 रुपये वहां पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। पर स्टूडेंट 900 रुपीज काउंटेड था एंड में, 900 प्लस 10,000 वो बस का पर स्टूडेंट। मैंने ऐसे समझा था बस का तो अभी ठीक है ना, 900 और 100 रुपये बस का खर्चा आएगा। लास्ट टाइम अंकल ने 6500 में बस की थी, 6500 में बस किया था। तो मैं कहा उससे ज्यादा क्या चार्ज होगा, 6500 का ही चार्ज होगा। तो मैं उनको पूछे बिना अभी मैं कहा, और मेरे को ऐसा पर बस अभी 56 की जगह 60 बच्चे बैठ ही जाते हैं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिंदास बैठते हैं हमेशा। तो भाई और बाकी 4-5 यानी 500 रुपये जितना वो होगा वो भी हम भर देंगे एक्स्ट्रा नुकसान। तो 500 भरेंगे, ऐसे करके मैं सीधा 1000 रुपये पिकनिक अनाउंस किया था विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस काउंटिंग ऐसे करके। और डीजे तो मेरी तरफ से था। फोटोग्राफी का एक्चुअली में मेरा बजट ऐसा था भाई 6-7 हजार रुपए चार्ज करेगा वो उत्कर्ष करेगा, ऐसे में टोटल 40 से 50 हजार रुपए तक मेरा बजट ऐसा आएगा। फोटोग्राफी वी पेड 17,000 बिकॉज ऑफ GoPro एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द पिकनिक। डीजे तो मेरा ऑलरेडी पेड था, तो मेरे को बस वो मेरा वसूली हो गई, मतलब वो मेरा पे हो गया, उसका कोई टेंशन नहीं। और बस का 7,900 पर बस चार्ज आ गया, तो वो आया। मतलब अभी क्योंकि बोले भाई सर आपने 3 साल पहले जब पिकनिक किया, अभी का और अभी का डीजल चार्ज में बहुत बड़ा फर्क आ गया, वो और ड्राइवर का दे दो तो वांदा नहीं। तो हमारा जो बजटेड अमाउंट था उसके आसपास ही हम पहुंचे, बट अराउंड पर स्टूडेंट कुछ 200 सम रुपीज वी हैड टू स्पेंड। बट वो तो मेरा बर्थडे पार्टी का था, तो आई हैड टू स्पेंड, यानी मेरे लिए ब्रेक इवन काम का नहीं था। आई सेड मेरे लिए ब्रेक इवन काम का नहीं था, लेकिन क्या बोलता है तेरा नहीं बता तो सिर्फ सब कॉस्टिंग लगभग 1200 समथिंग आएगा। तूने 1000 भरे है ना, तूने 1000 भरे पर स्टूडेंट कर दिया 1200 समथिंग ऐसा कुछ हुआ है। आप क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। लेकिन हाँ बसला बॉस, ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन यानी situation of no profit no loss is called break even. No profit no loss is called, is this clear? एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आप कमा नहीं रहे हो, नुकसान भी नहीं कर रहे हो, no profit no loss, ये ऐसे निकलता है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इससे यूनिट्स मिलते हैं। सेल्स वैल्यू चाहिए तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, हाँ या ना? इसका ग्राफ बनेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस का एनालिसिस हो जाएगा, दैट यू कैन डू। बेटा अभी दिस वाज थर्ड यूनिट, we are already completed, if you could see 8.5 pages
अभी हमारे पेम्पलेट के हमको खाली 3.5 पेज और डिस्कस करने में, मेरे शेड्यूल टाइम पे ही चल रहा हूँ और इस यूनिट में इतना टाइम भी नहीं लगने वाला। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक एंड सिंपलेस्ट यूनिट। वील हैव अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट में बोलना चालू करूंगा। यूनिट 4 का नाम ही है प्रोडक्ट प्राइसिंग। अभी प्रोडक्ट प्राइसिंग की कॉन्सेप्ट समझें। ये यूनिट आज तक हमेशा से लॉन्ग एग्जाम हुई है ना, जब लॉन्ग एग्जाम राइटिंग रिटन वाली, उस पर भी ये चैप्टर ये यूनिट एक पीरियड में चला है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल धंधे की बात है। किसी को भी अभी समझने में लगेगा ही नहीं कि कोई भाई हाई फाई चीज समझ रहा हूँ, एक्सेप्ट 2 न्यू मेथड्स दैट आई एम शोइंग। चल भाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कोई भी इंसान प्राइस जब डिसाइड करता है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो उसको धंधे में प्रॉफिट हाईएस्ट चाहिए, आया ना? वो प्राइस ऐसी डिसाइड करे कि जब बढ़ानी हो तो बढ़ा सके, जब कम करनी हो तो। अच्छा, उसका मार्जिन थोड़ा स्टेबल हो, मार्जिन थोड़ा इस हिसाब से भाव डिसाइड करता है कि मार्जिन सही मिले, आया ना? प्राइस अडॉप्ट करता है वो इंसान हमेशा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के हिसाब से। जो मेरा कॉम्पिटिटर भाव कम करे तो मैं उसका सब चेंज करूं, वो बढ़ाए तो मैं भी बढ़ाऊं उसके हिसाब से। कई बार लोग टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैं ये एक काम करूं ना, मेरे को एक इवेंट का 10,000 रुपये मिलना ही चाहिए, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए तुम्हारे पास से। डू यू अंडरस्टैंड? ये टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग जो इवेंट मैनेज करते हैं, जैसे कैटरिंग करते हैं, उनका ऐसा होता है मेरी पूरी टीम जाएगी, मेरा पूरा टाइम जाएगा, तो मेरे को 50,000 रुपये पर दिन तुम में से कमाने। तो अभी तुम जितनी ऑर्डर बड़ी करोगे उतना मेरा मार्जिन उतनी प्लेट में डिवाइड हो जाएगा। मेरा 50,000 होना चाहिए, फिर तुम 100 प्लेट करो तो 100 में से 50,000 वसूलूंगा, तो 1000 प्लेट कराओ तो 1000 प्लेट में से 50,000 वसूलूंगा। मतलब लाइक आई हैव टू सी कि मेरा मार्जिन सेट होना चाहिए, मेरा मार्जिन सेट, तो इट इज टारगेट प्रॉफिट। मार्केट में शेयर बढ़ाना है सर, जैसे कौन सी कंपनियां, मार्केट जियो ने यही तो किया, उसने आगे प्राइसिंग ही तो गेम खेली, उसने लोगों को डेटा फ्री में दे देके और प्राइस कम ले लेके लोगों को दीवाना बनाया और अपना धंधा सेट किया, अपना धंधा सेट किया। टू डिस्करेज एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर, मैं तो बोलता हूँ टू रिमूव ओल्ड कॉम्पिटिटर। पुराने सब थे, सबका धंधा बंद करा के सबको बोले चलो बोरिया बिस्तर पैक करो, बोलो कहाँ डिलीवर करने हैं तुमको, तो तुमको बिठा दिया, गरीब बिठाया ना सारे कॉम्पिटिटरों को। जियो ने यही गेम खेली है एंड अपनी एंटायर लाइन का सेल बढ़ाने के लिए। सर एंटायर लाइन का सेल क्या होता है? जैसे सबसे सिंपल बताऊं, डाबर का च्यवनप्राश सालों से पॉपुलर है, पूरी दुनिया डाबर च्यवनप्राश खाती है भाई। सपोज जिसके घर पे च्यवनप्राश होगा डाबर का ही आएगा, तो डाबर च्यवनप्राश क्या करेगा यार? डाबर की हनी भाई सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है डाबर के, अब वो क्या करेंगे, उसके साथ डाबर का आलमंड ऑयल का छोटा बॉटल फ्री कर दो। तो आज लोगों को हमारी आलमंड ऑयल की प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट आएगा तो नेक्स्ट टाइम लोग वो चीज हमारे पास से खरीदने आएंगे। इज दिस क्लियर? ये रहता है प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट प्राइसिंग। अब दुनिया में कौन कौन से मेथड है प्राइसिंग के? एक है फुल कॉस्ट, जिस मेथड में ज्यादा बोलने का नहीं है, मैं आधे 1 मिनट में बोल के खत्म कर दूंगा। फुल कॉस्ट प्राइस यानी सिंपल लॉजिक, मेरी कॉस्ट 1000 रुपए, मेरे को 100 रुपए नफा चाहिए, भाव 1100। इसको मार्कअप मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर दुकान पे यही यूज होता है। आगे से कॉस्ट आती है, बिल देखते हैं, बहुतों का तो टैग लगाने के टाइम पे कंप्यूटर में एक्सेल में कॉलम ही बना हुआ होता है, इधर कॉस्ट की अमाउंट डालते जाते हैं बिल में से, उधर 30% ऐड होके अमाउंट आती जाती है, 40% ऐड होके अमाउंट आती जाती है, तो वो लगाओ बिल पे। फुल कॉस्ट प्राइसिंग, मेरे को फुल कॉस्ट वसूलनी है, कोई डिस्काउंट नहीं, प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सीधा ऐड करो, तुम्हारा एवरेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दुनिया पूरी इसी पे चलती है। इज दिस क्लियर? ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, सबसे इजी है, सबसे यूज टू सिंपल है, कोई खर्चा नहीं होता, इसमें नुकसान ही है कि तुम डिमांड देख नहीं रहे हो, कॉम्पिटिटर देख नहीं रहे हो, तुम अपनी बुद्धि चला रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी सेकंड मेथड है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। कौन सा प्राइसिंग? ये जो धंधे का मेथड है ना, ये धंधे का मेथड सबसे कॉम्पिटिटिव मेथड है। मैं तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ रहा हूँ। आज यही मीत केवल रमानी अपना ही क्लास का बच्चा, यही सेम फोटोग्राफर 3 पिकनिक पहले, हमारी पहली पिकनिक का इसका फोटोग्राफी का चार्ज था 2000 रुपए, जिसमें उसने वो वीडियो बनाए। उसके नेक्स्ट पिकनिक में 6000 रुपए और ये भी 17,000 रुपए। आज तूने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए, मेरे लिए तो वो पिकनिक की फोटोग्राफी हुई,
हाँ ये वीडियो कमाल आने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो उसने एडिटिंग करेगा, जो उसने शॉर्ट्स लिए, तो वो ऑब्वियसली उसकी एक अपनी वैल्यू है। लेकिन आज 2000 में जब वो उसने पिकनिक करी थी ना, तो उसने क्या क्या गिना होगा, मैं कहूँगा 2000 एक्चुअली कोई अमाउंट ही नहीं है। मैं बोलूँ 2000 कोई अमाउंट नहीं है। क्या भाई, कौन अपने क्लास का प्रमोशनल इवेंट है, अपना जलवा दिखा के हम इसमें से धंधा निकाल के आएंगे यहाँ से, बहुत फिर जिसका भी काम वाम आएगा तो हमको काम मिलेगा, एडवर्टाइज होगी। तो क्या भाई, कुछ भी नहीं, ऐसे ही टोकन अमाउंट, कोई गणतरी बिना का 2000 लिए। मेरे साथ 2000 का अमाउंट था ही नहीं। अच्छा एक बार एडवर्टाइज हो गई, नेक्स्ट टाइम जब पिकनिक के लिए एड करना था ये काम, तो भाई देखो, मैं आ रहा हूँ, मेरे को मेरा पैसा नहीं चाहिए, कैमरा है मेरे दुकान की आ रही है, हमारे पास पड़ी होती है, आप क्या नहीं यूज करूंगा तो पड़ी रहेगी, तो कोई कैमरा एक दिन में ज्यादा घिस तो जाएगी नहीं। तो कैमरा का पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं एडिटिंग करूंगा उसका नहीं चाहिए। लेकिन 3 लोग साथ में आएंगे, अगर हर एक बंदा सुबह में 7 7:30 से रात को 10 तक आप क्या हो, उसका पर डे 2000 का हिसाब बनता है ना, तो वो 6000 आप दे दो, मैंने वो वसूली कर दी। तो ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कि मेरे पॉकेट से जो जाएगा ना, एटलीस्ट उतना आप दो, एटलीस्ट उतना आप दो, आप उतना दे दो, आपसे उससे ज्यादा आपसे नहीं लेने। सबसे कॉम्पिटिटिव, सबसे, अभी तो जो प्राइसिंग हुई है वो फुल कॉस्ट प्राइसिंग हुई है मेरे हिसाब से, अभी भी फुल कॉस्ट नहीं हुई है, क्योंकि कोई अपनी शादी वादी का इवेंट ये सब कराने जाए ना और ऐसा सब बनवाए, तो इससे तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग चार्ज होती है। लेकिन हाँ इधर क्या है, फुल कॉस्ट, इसको फुल कॉस्ट ऐसे बोल सकते हैं अगर, कि इसमें हम उससे फुल वीडियो नहीं मांग रहे हैं ना, फुल शूटिंग नहीं मांग रहे हैं, हम हाईलाइट्स मांग रहे हैं, तो ठीक है उतने में इतना पैसा ओके मेरे हिसाब से बराबर। अब नेक्स्ट टाइम अब यही रेट रहेगा, अब रेट चेंज नहीं होगा, मतलब अब फुल कॉस्ट पे पहुंच गए हम। सर मार्जिनल कॉस्ट का फंडा कोई और बंदा यूज करते हैं, इसका मेरा सबसे फेवरेट और एक ही एग्जांपल है जो सालों तक मैं देता रहा था, देता भी रहूंगा। मिस्टर पफ ने अपने पफ 20 रुपए में 3-4 साल से खिलाए लोगों को, अभी 25 रुपए भाव किए, 20 रुपए में लोगों को खिलाया, पफ खिलाया, पफ खिलाया। अभी उन्होंने स्टफ्ड पेटीज जैसा एक कोई कॉन्सेप्ट निकाला था, स्टफ्ड रोटी पेटीज पहले बीच में, अभी उनको वो कॉन्सेप्ट चला नहीं। वो एक्चुअली आइटम पफ से महंगी है, 35-40 रुपए की आइटम है, लेकिन जब उन्होंने नई वो आइटम ट्राई की ना, तो कॉन्सेप्ट एक था, क्या कॉन्सेप्ट था, बट ठीक वही चलेगी। कारीगर जो पफ, देखिए पफ 3 बार बनते हैं दिन में, अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में 12-1 बजे दूसरा सप्लाई, शाम को 5-6 बजे दूसरा तीसरा सप्लाई, तो पफ तो 3 बार बन रहे हैं। वही कारीगर बीच में कलाक टाइम निकाल के, 2 कलाक टाइम निकाल के जब बांधा बैठा हो उस टाइम पे वो बना है, कारीगर की पगार तो एक्स्ट्रा देनी नहीं पड़ेगी, भट्ठी भी वही यूज होने वाली। अच्छा डिलीवरी भी उसी डिलीवरी वैन में होगी जिसमें पफ डिलीवर होने जाएगा, यानी वो भी खर्चा नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ जो रॉ मटेरियल हमारा जा रहा है ना वो चीज बनाने के लिए, उसका पैसा चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, प्लस एक रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव इट, आज जो चीज वो 40 रुपए में बेचते ना, जब पफ 20 का बेचते थे, स्टार्टिंग 2 महीना लॉन्चिंग ऑफर 15 रुपए में बेची, भाव लिखते थे 35, काट के 15 स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी ऑफर। वो जो चीज फुल स्टॉक भर के आती थी ना, पफ गया भाड़ में, वो चीज पहले स्टॉक खाली हो जाता था। 15 लोगों को आदत लगी भैया ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, अच्छी, जिन्होंने ट्राई करी ना वो कस्टमर, फिर 2 महीना अपनी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, बाजार में ना रेट बढ़ा के 40 रुपए, ऐसे रेट बढ़ा के 40। मार्जिनल कॉस्टिंग हर इंसान यही करता है अपनी जिंदगी में कंपटीशन में खड़ा होने के लिए। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग यानी अपनी मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट वसूल करो, मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो। इंट्रोडक्शन में कंपटीशन में ये रेट चलते हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग एक्चुअली कोई मेथड ऑफ प्राइसिंग ही नहीं है, बट मेरी बाजू वाली आंटी पापड़ी का लोट 10 रुपए का बेच रही है, तो मैं भी 10 का बेच रहा हूँ। व्हाट्सएप में सब ला रही है, वानी पूरी 10 रुपए की 4 बेच रहे हैं, हम भी 10 की 4 ही बेच रहे। गोइंग रेट, जो रेट सब चला है, ऐसे जो रेट सब चला है, हम वो जब सयाजीगंज में सब 1 रुपए की 3 जेरोक्स कर रहे हैं, तो मैं भी 1 रुपए की 3 कर रहा हूँ, गणतरी खबर ही नहीं कितने का पड़ेगा, भगवान की दया, बट इट इज गोइंग रेट, इट इज व्हाट, सब जो रेट चला रहे मैं भी वही रेट चला रहा हूँ, मेरे को और कोई अक्कल ही नहीं है कि ये क्या है। एंड कस्टमरी प्राइसिंग, ये दुनिया की सबसे सबसे अजीब टाइप की प्राइसिंग है, कस्टमरी प्राइसिंग। यू वॉन्ट बिलीव दिस, मैं शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में रहा हूँ, मुझे ईयर 91-92 ऐसा शायद ईयर होगा, इंडिया में शैम्पू इंडस्ट्री ने अपना जलवा दिखाना चालू किया। लेडीज और जेंट्स, हंसी आई ये बात पे, लेडीज एंड जेंट्स में जैसे क्या पुराने जमाने में
जेन ले, नहाने का साबुन भी लाइफ बॉय, बाल में लगाने का साबुन भी लाइफ बॉय। लेडीज नखरे करे तो शिकाकाई साबुन आता था, शिकाकाई। शिकाकाई साबुन એટલે लेडीज के बाल धोने का साबुन, और कोई साबुन नहीं आता। सनसिल्क करके कंपनी इंडिया के बाजार में आई कि हम शैम्पू बेचेंगे, बाल धोने के लिए अलग चीज होती है, साबुन नहीं होते। आपको सनसिल्क देते हैं, 1 रुपए का पाउच बनाया, 1 रुपए का पाउच, 1 रुपया कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 रुपया क्या होता है? 1 रुपए का पाउच, 1 रुपए का पाउच बनाया, लोगों को दिया, चलाना, उसके बाद 2 कर दिया, 3 कर दिया। इस बीच में कंपटीशन में क्लिनिक प्लस आया। जब से आए 1 रुपए में ही बिका है। क्लिनिक प्लस ने अपना भाव कभी नहीं बढ़ाया। हमारा भाव 1 रुपए ही है, तो सर क्लिनिक प्लस को 1 रुपए में, आज अगर 90s में शैम्पू 1 रुपए में पोसाता था, 2022 में क्लिनिक प्लस को 1 रुपए में शैम्पू पोसाता है, बड़ी बात क्या है? पहले 1 रुपए के पाउच में एक जमाने में 15 ml आता था, अभी 4.5 ml आते हैं, भाव 1 ही रुपए। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जनता बेकरी पफ। सालों से 5 रुपए रहा, सालों से 10 रुपए गए, भाव 10 रुपए रखो, भाव 10 रुपए। जब भी सीजन में थोड़ा आलू और सब्जियों का रेट चेंज हो ना, पफ की साइज चेंज कर देंगे। रेट 12 नहीं करने का, रेट 15 नहीं करने का, पफ 10 रुपए का, उसकी पफ की साइज छोटी होती जाएगी, लेकिन आपको कट सेट के पफ तो कितने का मिलेगा? 10। इट इज कस्टमरी प्राइसिंग, कस्टमरी प्राइसिंग। इज दिस क्लियर? पायोनियर प्राइसिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट की पहली बार भाव डिसाइड करना, कोई भी प्रोडक्ट की पहली बार, जिंदगी में पहली बार प्रोडक्ट डिसाइड करने का है ना प्राइस, तो उसको पायोनियर प्राइसिंग बोलते हैं। स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे आपके लास्ट 3-4 मिनट चाहिए, उसमें स्किमिंग पेनिट्रेशन 2-3 मिनट चलेगा। एक वर्ड, ये ग्राफ देख के वर्ड याद कर लो। लॉन्ग टर्म में 100 रुपए चार्ज करने, तो खबर है मेरी प्रोडक्ट की बोलबाली है, लोगों को मेरी प्रोडक्ट के पीछे लोग दीवाने। आई एम आईफोन, रख 150 रुपए भाव, 100 का 150 रखना, कौन जिसको लेना है वो पहले दिन पे ही लेने। इंडिया में फिर भी अच्छा क्रेज है, इंडिया में फिर भी कंट्रोल में क्रेज है। फॉरेन में आईफोन के लिए अंधा क्रेज ऐसा है, जिस दिन नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है ना, लोग रात से लाइन में खड़े रहते हैं कि आई वांट टू टेक अ सेल्फी एंड आई वांट टू पोस्ट इट कि मैंने आईफोन ले लिया। मतलब करोड़पति भिखारी बनके रातों रात उधर रात लाइन में खड़े रहते हैं। तो आज अगर मेरे प्रोडक्ट की ऐसी डिमांड है, मुझे फिक्स है 6 महीने बाद ये मॉडल लाख का बेचना है, तो गांडा हो गया, अभी लाख का बेचो, अभी 1.5 लाख का बेचना, फिर थोड़ी डिमांड कम हो 1.40, थोड़ी और कम हो 1.20, फिर और कम हो 1। तो जब हम कोई चीज का भाव ज्यादा रख के फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करे ना, उसको स्किमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किमिंग। सर कोई और ये मेथड यूज करते हैं? फैशन की सब इंडस्ट्री में यही होता है। सबसे फेवरेट और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की लाइन। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की लाइन में बॉम्बे से जब इयररिंग्स आती है ना, एक्चुअली में नया इयररिंग 12 इयररिंग का पैकेट 60 रुपए का यार, 5 रुपए की इयररिंग आई। पहले देखिए नया पैटर्न है ना और एकदम अच्छा लग रहा है, एक एक अलग अलग पैक करके रखो, 50 for 1, इतना नफा है, 50 for 1, आराम से लोग ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलते। फिर क्या थोड़ा जूना हो जाए ना, थोड़ा जूना, बाय 1 get 1 फ्री कर दो। फिर थोड़ा और पुराना हो जाए ना कि लगे अब ये चीज नहीं बिक रही है, एक इधर है ना ऐसा बड़ी थैली बना के रखने की, उसमें से बड़े डब्बे में पिक एनी फॉर 10, पिक एनी फॉर 10, कभी 5 का 10 तो होगा, बट शुरू 50 से करके 10 पे पहुंचाते हैं। इट इज स्किमिंग, इट इज व्हाट? स्किमिंग। ऑन द अदर एंड एक दुनिया का दूसरा प्राइसिंग है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जो सालों से नीरू क्लासेस ने भी यूज किए, सब यही यूज करते हैं। जैसे मैं पहले साल मैंने खुद ने ईयर 2000 में 1300 रुपए फी भर के 12 स्टैटिस्टिक्स का कोर्स सीखा था। 99 to 2000 1300 रुपए विनोद पहलवानी सर से 1300 रुपए में मैंने खरीदा, मैंने वो पढ़ा था 1300 रुपए 12 स्टैट्स सब्जेक्ट की फी। 1300 भी कम फी थी
कि उस टाइम पे बालानी सर का इंग्लिश एंड अकाउंट्स का फीस 2900 था, मतलब 1450, आई सेड 1450, 1450, 1300 विनोद सर ने लिया था। मैंने क्लास चालू किया ईयर 2000 में, जब पढ़ाना चालू किया तो 1100 रुपए, मैंने पहले से डिस्काउंटेड रखा। नेक्स्ट ईयर 1300 कर दिया, उसके नेक्स्ट ईयर 1500 कर दिया। उसके बाद जब स्टैट्स तो पढ़ा रहा था, सब अच्छा चल रहा था, फिर इको ओसी पढ़ाना चालू किया ना, जिसकी एक्चुअली कोई डिमांड नहीं थी, सब घर पे पढ़ते थे। फीस वाज 1800 फॉर स्टैट्स, इको ओसी फ्री, इट वाज फ्री। फिर वो अच्छा चला, फिर नेक्स्ट ईयर फीस इज 2400, स्टैट्स इको ओसी सब। 12th की भी अभी जैसे तुम्हारी बैच जब 12th में आई, अब सच का सामना करो ना, अभी इतना मजा आ गया, तुम्हारी बैच जब 12th में आई, उसके पहले वाले साल तुम्हारे सीनियर ने 28,000 रुपए 12th की ऑल 6 सब्जेक्ट्स की फी भरी थी। 28,000 रुपए तुम्हारे सीनियर्स ने 28,000 रुपए फी भरी थी। बट कोरोना था ना, एक भी स्टूडेंट बेचारा फी ना भरने की वजह से या उसको कोई भी तकलीफ हो उसकी वजह से उसका क्लास मिस होना, वो नहीं पाएगा। आई मेड इट 25,000। यहाँ मैंने फी 25,000 कर दी, मतलब पुरानी फी से 3,000 फी कम कर दिया, लमसम भर तो 22,500 रुपए कर दिया। तुम्हारी बैच ने वो फी भरा। तो रीजन एक ही कि कोरोना में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, भाई कोई भी बच्चा है, भाई कोरोना की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो डिस्काउंटेड रखा। वरी वापस इस साल लगा कोरोना का असर कम है, बैक टू 28,000। इस साल की फी है 28-26। अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं वो 28-26 का है। नेक्स्ट ईयर अभी सर आप बता रहे हो एफवाई जो तुमने फी भरी है, अगर सिटी के हिसाब से किसी को भी बताओ, तो the fees at our class for FY become all 6 subject excluding any of the prime session, जो कहीं नहीं होते पूरी बाजार में। FY बीकॉम में अकाउंट्स की फी 8,000 है, स्टैट्स की फीस 8,000 है पूरे साल की, एंड थ्योरी की 16,000 है, यानी 32,000 है, जिसका हमारा 26,000 फीस है एंड लमसम में 24 है। Now next year I'll take this back to normal rate. Said I'll take this back to normal rate. अब कोरोना डिस्काउंट्स ओवर। I said कोरोना डिस्काउंट्स ओवर। अरे 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 कॉन्सेप्ट के चक्कर में थोड़ी खराब न्यूज़ सुना दी। बट पता नहीं बोल जाते क्या बोलते हैं। I will take all 18% जीएसटी मैंने मेरे पॉकेट से भरी है, अब बच्चे भरेंगे। आगे पेनिट्रेशन क्लियर, पहले रेट कम, फिर रेट ज्यादा। बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस पहले कम फिर रेट बढ़ा, ऐसा कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस यानी राशन की दुकान जिसपे सरकार रेट डिसाइड करती है, हम कुछ नहीं करते। सरकार रेट डिसाइड करती है, हम कुछ करते नहीं है। बेटा प्राइस लीडरशिप इज ऑल ऑफ यू प्लीज प्राइस लीडरशिप मतलब कोई ऐसी बाजार जैसे जियो जैसी, जिसमें एक बंदा प्राइस का लीडर होता है बाजार का, वो जो भाव बोलता है सब वो भाव रखता है। जियो ने भाव बढ़ाया, उसके पीछे सबने भाव बढ़ाया। कपड़े में भी ऐसा है, एक ब्रांड भाव बढ़ाएगी, उसको देख के दूसरे सारे ब्रांड भाव बढ़ाएंगे। इट इज प्राइस लीडरशिप। प्रोडक्ट बंडलिंग, सर प्रोडक्ट बंडलिंग क्या होता है? आप एक चीज अलग भाव पे बेच रहे हो, दूसरी चीज अलग भाव पे बेच रहे हो, प्रोडक्ट बंडल करके कॉम्बो दो। ऐसे प्रोडक्ट बंडल करके कॉम्बो दो, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह। अब अगर उनसे ट्रिप बुक कराओ ना, कई बार आप अपनी मेहनत से अपनी बुद्धि से जो ट्रिप बुक करो ना, उससे सस्ती आपको मेक माई ट्रिप करके देते हैं, क्योंकि उनका सबके साथ टाई अप है। ऐसे उनका सबके साथ ऐसा फॉरेन ट्रिप में एसओटीसी करके है, वो उनके पास कॉक्स एंड एग्जैक्टली। तो ये ऐसे हैं जिनके पास रियली में ऐसे अच्छे टाई अप्स है, जो बंडलिंग करके आपका पूरा पैकेज बनाएंगे। आप अपने पैसे खर्च करके अपनी प्लानिंग से जो घूम के आओगे ना, उससे अच्छा इनके साथ घूम के या आपको उस तरह की प्लानिंग करके देते हैं, प्रोडक्ट बंडलिंग करके। फॉरेन ट्रिप किसी ने भी पहली बार ट्रिप लगानी हो ना, तो फॉरेन जाना है, ऐसा कभी भी खुद की प्लानिंग खुद भाई मैं बैठ के खुद प्लानिंग करूं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई भी एजेंसी पकड़ के उसके पास से पूरी प्लानिंग करानी चाहिए। पिकअप से ड्रॉप तक सेफली लेके जाना से लेके वापस आना, सब चीजें प्लान करके देते हैं।
और हर चीज बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। फाइन। फाइनली पीक लोड प्राइस दुनिया का सबसे सिंपल मेथड है। आरटीओ प्रीमियम नंबर हो गया, ज्यादा चार्ज लेते हैं। पीक लोड मल्टीप्लेक्स, सुबह में लोड नहीं है, ग्राहकी नहीं है, कम प्राइस चार्ज करो। जिस टाइम पे पीक ग्राहकी है, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा चार्ज करो। कोई भी पिज्जा खिलाने वाली वो जो होटल्स अनलिमिटेड वाली, लंच का रेट कम, डिनर का रेट ज्यादा, क्योंकि डिनर के टाइम पे कस्टमर ज्यादा है। इज दिस क्लियर? इट वाज फैंटास्टिक टाइम विद यू ऑल। बाय बाय।